वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं अथिरान। मूवी की शुरुआत में हम 1967 का समय देखते हैं, जहां लक्ष्मी नाम की एक महिला किसी घर के अंदर जाती है और उसके अंदर जाने पर पूरी तरह चौंक भी जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। वहीं पर एक लड़की जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता, वो धागे से खेल रही होती है। अब उसको देखकर लक्ष्मी जल्दी से एक सूटकेस पैक करती है, जिसमें वो कुछ कागजात और एक डायरी रखती है। इसी के साथ होता है सीन कट। अगले सीन में हमें 5 साल के बाद का समय दिखाते हैं, जहां हम एक जंगल के बीचों बीच किसी गाड़ी को जाते हुए देखते हैं। इस गाड़ी में एक ड्राइवर और एक डॉक्टर है। डॉक्टर का नाम नायर है। दरअसल डॉक्टर नायर यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, जो कि सुनसान जंगल और पहाड़ों के बीचों बीच है। इसी दौरान अबराचन नाम का एक आदमी इस ड्राइवर से कुछ पुराने न्यूज़पेपर ले लेता है। साथ ही ड्राइवर नायर से कहता है कि आप अबराचन के साथ चले जाइए, वो भी वहीं जा रहा है, क्योंकि इसके आगे तो गाड़ी जाने लायक रास्ता है नहीं, इसीलिए आगे का सफर आप चलकर ही तय कीजिए। ड्राइवर की बात सुनकर नायर अबराचन के साथ चल देता है। रास्ते में अबराचन जब नायर से पूछता है कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो नायर उसे बताता है कि मैं भी उसी मेंटल हॉस्पिटल जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। मैं साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ इंस्पेक्शन करने आया हूँ। क्योंकि अबराचन इस मेंटल हॉस्पिटल का केयरटेकर था, इसलिए वो डर कर वहाँ से चला जाता है, जिसका नायर को पता नहीं चलता कि वो गया कहाँ। इसलिए वो खुद ही किसी तरह उस मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। यह हॉस्पिटल आम मेंटल हॉस्पिटल से काफी अलग होता है। ये एक तो काफी बड़ा है और यहाँ पर सिर्फ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके घर वाले काफी अमीर होते हैं, और साथ ही इस हॉस्पिटल के हर पेशेंट को फ्री होकर रहने दिया जाता है। वो कहीं भी जा सकते हैं। इसी बीच हमें कमला नाम की एक महिला को दिखाते हैं, जो कि इसी हॉस्पिटल की एक पेशेंट है। कमला एक सेल के पास जाती है जहाँ पर एक लड़की बंधी होती है, जो कि देखने से ही बड़ी डेंजरस लग रही है। कमला फिर उस लड़की से पूछती है कि तुमने कितने लोगों को उस दिन मारा था, जरा बताओगी। इस पर वो सेल वाली लड़की कमला के पास आकर उसका सर सेल की सलाखों में लड़ा देती है, जिससे कमला वहीं बेहोश। फिलहाल यहाँ नायर की मुलाकात रेणुका से होती है, जो कि यहाँ पर नर्स है। नायर रेणुका से बताता है कि मैं त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर कुछ देर के लिए रेणुका तो डर ही जाती है। इसी बीच वहाँ जीवन नाम का एक पेशेंट आता है, जो रेणुका से बताता है कि कमला को किसी ने मार दिया है। इसलिए रेणुका उसके साथ कमला को देखने जाती है। फिर नायर को एक और पेशेंट मिलती है, जिसने नन के कपड़े पहने होते हैं। वो नायर से कहती है कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, नहीं तो बाकियों की तरह तुम भी मारे जाओगे। नायर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि आखिर वो एक पेशेंट ही थी। फिर नायर की मुलाकात इस जगह के ओनर और मेन डॉक्टर बेंजामिन से होती है, जो कि यहाँ के मरीजों को पुराने ढंग से इलाज करता है। बेंजामिन नायर से बताता है कि मैं हिप्नोटिज्म के जरिए मरीजों का बीता हुआ कल उन्हें भुलवा देता हूँ, क्योंकि पिछली किसी घटना की वजह से उनकी ये हालत होती है, और ऐसा करके वो काबू में रहते हैं। नायर को बेंजामिन की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो हिप्नोटिज्म को नहीं मानता है। लेकिन इससे पहले नायर कुछ कर पाता, बेंजामिन नायर को तुरंत हिप्नोटिक करके सुला देता है, और फिर जैसे ही वो चुटकी बजाता है वैसे ही नायर जाग जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी नायर हिप्नोटिज्म को मानने से इनकार कर देता है। वो बेंजामिन से कहता है कि मैं यहाँ के हर एक पेशेंट से पूछताछ करूंगा, उसके बाद तय करूंगा कि इस जगह के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट बनानी है या फिर नेगेटिव। यहाँ नायर ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो यहाँ घुसते समझ गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। फिलहाल नायर को सभी पेशेंट से मिलवाने के लिए रेणुका लेकर जाती है। वो सबसे पहले नायर को एक पेशेंट से मिलाती है, जिसे सब प्रोफेसर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो एक कॉलेज का कभी प्रोफेसर हुआ करता था। असल में प्रोफेसर का पूरा परिवार मर चुका था, जिस कारण उसकी आज ये हालत हो गई है। प्रोफेसर नायर से काफी अजीब अजीब बातें करता है, और साथ ही वो पूरे समय अपने परिवार को चिट्ठी लिखता रहता है, जो कि होता ही नहीं। इसके बाद नायर एक पेंटर से मिलता है, जिसका नाम हुसैन है। हुसैन की पेंटिंग में एक पेंटिंग होती है, जिस पर एक ऐसा सीन होता है जो उस समय का है जब नायर जंगल से आ रहा है। अब उस पेंटिंग को देखकर नायर तो चौंक ही जाता है कि ये कैसी पेंटिंग बना दी इसने, मैं यहाँ कैसे आ गया। जिस पर रेणुका उसे बताती है कि हुसैन असल में फ्यूचर देख सकता है, और क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता, तो वो अपनी पेंटिंग के जरिए सारी चीजें बताने की कोशिश करता है। हुसैन से मिलने के बाद रेणुका और नायर कॉरिडोर से आगे बढ़ते हैं, तो नायर को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बारे में वो जब रेणुका से पूछता है तो उसे कोई आवाज नहीं आती। तो नायर इसको अपना भ्रम समझकर बाकी के पेशेंट से मिलता है, जिनमें वो नन, जीवन और कमला शामिल होते हैं। उन सभी से बारी बारी नायर सवाल करता है कि तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है ना, जिसका सभी ठीक ठीक जवाब देते हैं। पर जब नायर कमला से बातें करता है, तो उसे उसके माथे की चोट को देखकर थोड़ा शक होता है। वो कमला से उस बारे में सवाल भी करता है, जो कि नायर को बताती है कि ये चोट मुझे नित्या ने दी है, जो कि यहाँ की छठी पेशेंट है। नित्या
के बारे में पता चलते ही नायर वापस से बेंजामिन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे नित्या से मिलना है। बेंजामिन कहता है कि वो कोई पेशेंट नहीं बल्कि मेरी बेटी है और क्योंकि वो बहुत डेंजरस है तो हमने उसे सेल में बंद करके रखा हुआ है। लेकिन नायर को नित्या से मिलना है तो मिलना है। अब बेंजामिन उसको नित्या के पास लेके जाता है। नायर नित्या को देखकर सेल के अंदर उसके करीब जाता है। नित्या अचानक से नायर को ऐसा जोर का थप्पड़ लगाती है कि वो बेहोशी हो जाता है। जिसके बाद नायर को रात में होश आता है, जहाँ उसके सामने अवराचन है जो कि यहाँ का केयरटेकर है। वो नायर से उसे जंगल में छोड़ने के लिए माफी मांगता है और साथ ही कहता है कि सर, उस लड़की को मार्शल आर्ट्स आता है, दोबारा उसके करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा। अवराचन आगे बताता है कि उस पागल लड़की का नाम नित्या है। अब इस दौरान नायर जब अपने कोट की पॉकेट को चेक करता है तो उसमें किसी का फोटो का टुकड़ा होता है। अब ये किसने रखा, इसका मतलब क्या है? खैर, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब रात भी हो चुकी है तो नायर चुपके से पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर घूमने लगता है ताकि उसे यहाँ के बारे में कुछ पता चल पाए। घूमते घूमते नायर को एक दरवाजा देखता है जो कि लॉक है और इस दरवाजे की चाबी वहीं दीवार पर चिपकी हुई है। फिर नायर उसे निकालकर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वहाँ नायर को लक्ष्य में कैद मिलती है जो कि नायर से कहती है कि यहाँ नित्या भी कैद है और तुम्हें उसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। अब लक्ष्मी की बातें सुनने के बाद नायर उस जगह से बाहर आता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर एक गार्ड पहरा दे रहा होता है, जिससे बचने के लिए नायर जाकर बेंजामिन के ऑफिस में जाकर छिप जाता है। फिर वहाँ पर उसको नित्या से रिलेटेड कुछ फाइल्स और एक डायरी मिलती है, जिसे लेकर वो गार्ड से बचते हुए अपने कमरे में आ जाता है। अब इस फाइल से नायर को नित्या के इलाज के बारे में पता चलता है, जिसे बेंजामिन ने शॉक ट्रीटमेंट से लेकर कई तरह के टॉर्चर भी दिए हैं ताकि नित्या अपने पास्ट को भूल जाए। अगले दिन नायर दोबारा से नित्या के पास जाता है, जिस दौरान वो फिर से नायर पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार नायर नित्या का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो नित्या को एक धागा खेलने के लिए देता है और उसे बाहर लेकर आता है। उसके बाद उसे कमला ठीक से कपड़ा वगैरह पहनाकर तैयार भी कर देती है। नित्या के बारे में सुनते ही जीवन उससे मिलने आता है क्योंकि वो नित्या को बहुत पसंद करता था। ये सब कुछ रेणुका बेंजामिन से जाकर बता देती है कि नायर ने नित्या को बाहर निकाल दिया है और अब उसको शायद सब कुछ पता चल जाएगा। बेंजामिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे 5 साल लगे हैं नित्या को सब कुछ भुलाने में। इतनी आसानी से उसकी याददाश्त तो वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ नायर पानी के पास जाकर उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। असल में ये डायरी नित्या के पिता ने लिखी थी, जिसके जरिए हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। नित्या के पिता का नाम था जय नारायण। उनकी बेटी नित्या बचपन से ऑटिस्टिक थी, यानी कि उसका दिमागी विकास सही नहीं हुआ था और उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। बाकी जय नारायण बहुत ही अमीर था। वो अपने 2 भाइयों और एक बहन के साथ रहता था। जय नारायण की बहन लक्ष्मी का विनय नाम का एक बेटा भी था जो कि नित्या की तरह ही मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित था। और बात करें दोनों भाइयों की तो उसमें से एक अपाहिज था और दूसरा शादीशुदा। दोनों की ही कोई संतान नहीं थी। जय नारायण और उनके 2 भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा अनबन होती रहती थी। एक दिन जय नारायण देखता है कि उसकी बेटी नित्या के रिफ्लेक्सेस काफी बेहतर हैं, तो वो उसे मार्शल आर्ट सिखाने में लग जाता है, जिसमें धीरे धीरे नित्या बड़े होने तक बेहतरीन हो जाती है। कोई भी उसके सामने 2 मिनट टिक नहीं पाता। ये सारी चीजें जब नायर पढ़ ही रहा होता है तभी अचानक से वो पानी में गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको धक्का दिया। इस पॉइंट पर वही गार्ड नायर को बाहर निकालता है, मगर वो डायरी पानी में बह गई होती है। इसके बाद रात के वक्त नित्या भटकते हुए नायर के कमरे में आ जाती है, जिसको देखकर रेणुका एक नट से उसे वहां से ले जाने के लिए बोलती है। अब रेणुका नायर को अपने जाल में फंसाकर उससे नित्या की वो फाइल मांगती है जो नायर को बेंजामिन के कमरे से मिली थी। यानी कि बेंजामिन को इस बारे में पता था और उन्होंने नायर के कमरे की तलाश भी ली, पर उन्हें वो फाइल नहीं मिली क्योंकि उसे नायर ने कहीं छिपा दिया था। यहाँ नायर रेणुका की बातों में नहीं आता और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है, जो कि गुस्से में गार्ड से कहती है कि ये डॉक्टर यहाँ से जिंदा नहीं बचना चाहिए, याद रहे। यानी कि अब वो नायर पर जानलेवा हमला करेंगे। ये सुनकर नायर जल्दी से फाइल निकालता है और फिर अचानक से लाइट चली जाती है। तभी नायर देखता है कि उसके कमरे का फोन भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए वो फाइल लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी नायर के पीछे उस गार्ड के कुत्ते पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो तार पे चढ़कर बचने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त गार्ड नायर को भागता देखकर उस पर गोली चलाता है और नायर नीचे गिर जाता है। फिर जब उसे सुबह होश आता है तो वहाँ अवराचन होता है। नायर देखता है कि उसके पास नित्या वाली फाइल है ही नहीं। अब अवराचन नायर से कहता है कि सर, आप पिछली रात पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश कर रहे थे, पर अगर आप वहाँ पहुँच भी जाते तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पुलिस तो बेंजामिन सर से मिली हुई है। वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि समय समय पर बेंजामिन उन्हें पैसे खिलाता रहता है। अब ये जानकर कि बेंजामिन कितना खतरनाक है और वो नित्या का पता नहीं क्या करेगा, नायर फैसला करता है कि मैं नित्या को यहाँ से निकाल कर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हालांकि पिछली रात को गार्ड ने नायर को गोली नहीं मारी, उसने तो गोली कुत्तों को डराने के लिए चलाई थी, जिसकी आवाज को सुनकर नायर डर के नीचे गिरकर बेहोश हो गया। फिलहाल अगले दिन नायर नित्या से मिलता है और उससे सवाल करके उसको अपने परिवार के बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करता है।
और धीरे धीरे सब कुछ उसको याद भी आने लग जाता है। अब ये बेंजामिन से देखा नहीं जाता, वो तो एकदम से बौखला ही जाता है। वक्त के साथ नायर नित्या को पसंद भी करने लगता है, जो बात जीवन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो पहले से ही नित्या को पसंद करता है। फिर उसी रात हम नायर को बेंजामिन के साथ देखते हैं, जो कि नायर से बताता है कि मैं आर्मी में था और 1962 की वॉर के दौरान काफी घायल भी हो गया था। उस वक्त मेरी जान एक सिपाही ने बचाई थी, जो कि आज मेरा गार्ड है। मैंने अपने तरीकों से उसकी पिछली यादों को भुला दिया और अब वो मेरे किसी पालतू कुत्ते की तरह है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो किसी को मार भी दे तो वो बिना सोचे समझे मार देगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ था कि बेंजामिन नायर को धमकाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन जब नायर नित्या के साथ पानी में होता है, तभी रेणुका आकर जबरदस्ती उसको अंदर लेके जाती है। अब इस पर नायर को आता है गुस्सा, वो रेणुका को एक जोरदार का थप्पड़ मार देता है। वो इस बारे में फिर बेंजामिन को बताती है कि डॉक्टर का कुछ करना पड़ेगा, उसे जल्द से जल्द खत्म करो। बेंजामिन भी कहता है कि हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। इधर नित्या को सब कुछ याद आ जाता है, जिसके साथ कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि नित्या के सामने ही उसके दोनों चाचा ने जय नारायण को बेरहमी से मार दिया था और ये देखकर नित्या ने उन पर अटैक कर दिया। पर आगे क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया गया। और अब प्रेजेंट टाइम में नित्या को जीवन पकड़कर उसके गले पे चाकू लगा देता है और कहता है कि नित्या मेरी है, ये किसी और की नहीं हो सकती। ये देखकर किसी तरह से नायर नित्या को बचा लेता है और नित्या के गले में एक छोटा सा कट लग जाता है। फिर क्या था, ये देखकर तो बेंजामिन भी बौखला जाता है और वो जीवन को बहुत मारता है। इसी बीच नायर वहां पर आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं नित्या को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मगर जब वो अगले दिन सामान के साथ जाने के लिए तैयार होता है और नित्या को लेने जाता है तो उसे नित्या कहीं नहीं मिलती। उसी दौरान वो एक कार को जाते हुए देखता है और उसे लगता है कि बेंजामिन नित्या को कहीं लेके जा रहा है, इसीलिए वो उस कार का पीछा करता है, जिसमें नायर को नित्या तो नहीं मिलती पर उसमें जीवन बेहोशी की हालत में होता है। और ये सब कुछ नायर को धोखा देने के लिए बेंजामिन नहीं किया था। नायर वापस आकर नित्या को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है और उसमें बाकी पेशेंट्स भी उसकी मदद करते हैं। फिर आखिर में नायर का सामना उसी गार्ड से होता है, जो कि नायर को देखते ही उस पर हमला कर देता है, पर नायर उसको तुरंत मार गिराता है। फिर वो एक कमरे में पहुंचता है जहां बेंजामिन नित्या को बांधकर टॉर्चर कर रहा है। यहाँ अचानक से नायर पर पीछे से वार करके बेंजामिन उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो नायर खुद को बंधा हुआ पाता है। साथ ही उसके सामने एक कॉफिन रखी होती है, जिसके अंदर नित्या को बेंजामिन ने कैद करके रखा होता है। दरअसल नायर को जो एक फोटो का टुकड़ा मिला था, उसके बाकी 2 टुकड़े भी उसे 2 और जगह मिले, जिन्हें जोड़ने पर बिल्कुल ऐसे ही एक कॉफिन की तस्वीर बन रही थी। अब जैसे बेंजामिन नायर को शॉक देना चालू करता है, कॉफिन को तोड़कर उसके अंदर से नित्या बाहर आती है। फिर हम नित्या और नायर को बेंजामिन के खिलाफ क्लारी मार्शल आर्ट को यूज करके लड़ते हुए देखते हैं। काफी फाइट के बाद वो बेंजामिन को मारकर बेहोश करके निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद इस जगह पर एक और डॉक्टर आता है, जो कि बेंजामिन से अपना नाम नायर बताता है। उसके पास उसका आईडी कार्ड भी है, यानी कि जो डॉक्टर नायर नित्या को लेके गया वो असली नहीं था। फिर रेणुका असली डॉक्टर नायर को हुसैन की बनाई नकली डॉक्टर नायर की पेंटिंग दिखाती है, जिसे देखकर नायर हंसते हुए कहता है कि ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि मेरा एक पेशेंट है और इसका नाम विनय है। ये नित्या का मैनेजर है, जो कि 5 दिन पहले मेरे हॉस्पिटल से भाग गया। वो बताता है कि विनय की मां लक्ष्मी की मौत के बाद वो हमें मिला। वो बहुत ही खतरनाक और शातिर है। उसे नित्या की तरह जय नारायण ने मार्शल आर्ट सिखाई थी और वो नित्या से दूर नहीं रह सकता। आगे वो कहता है कि आप एक डॉक्टर होकर एक मेंटल पेशेंट को नहीं पहचान पाए, कम से कम उससे उसका आईडी कार्ड तो मांगा होता। उसने आपको भी अपनी एक्टिंग से बेवकूफ बना दिया। असल में उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो एकदम नॉर्मल हो, हालांकि उसे हेलुसिनेशंस वगैरह होते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि नायर को अपनी मां लक्ष्मी नजर आ रही थी, जबकि उसकी मां तो मर चुकी है। यहाँ तक कि उसका दिमाग इतना खराब था कि वो खुद ही पानी में कूदकर सोचता था कि कोई उसको मारना चाहता है। साथ ही वो खुद के लिए वो फोटोज के टुकड़े छोड़ता था। डॉक्टर नायर आगे बताते हैं कि उस दिन वो खून नित्या ने नहीं बल्कि विनय ने किए थे। उस दिन जब नित्या ने अपने दोनों चाचा पर हमला किया तो उन्होंने नित्या को बहुत मारा और ये देखकर विनय ने नित्या के दोनों चाचा को और एक चाची को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जय नारायण ने अपनी बेटी नित्या के लिए विनय को ही चुना था और लक्ष्मी ने विनय से बोला था कि तुम हमेशा नित्या का ख्याल रखना। पर जब लक्ष्मी ने मौत का वो मंजर देखा जिसमें उसके सभी भाई खत्म हो गए थे, तो उसने नायर के इस हॉस्पिटल में नित्या को भर्ती कर दिया। नित्या के पिता के प्रॉपर्टी के पेपर्स, जिसकी वजह से उनके अपने भाइयों से उनकी जान गई, उसने वो बेंजामिन के हवाले कर दिए और उससे कहा कि आप नित्या का एक पिता की तरह ध्यान रखेगा। पर जब लक्ष्मी की मौत हो गई तो बेंजामिन ने नित्या की प्रॉपर्टी के लालच में उसकी सारी यादें मिटा दी और उसे किसी जानवर की तरह कैद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो हमने देख ही लिया। इसके बाद हम नित्या और विनय को साथ में एक शांत जगह पर खुश देखते हैं। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।